हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गौतम शुक्ला है। आज क्लास 9th का साइंस का चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग का पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है इस चैप्टर का सेकंड पार्ट। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि कैसे कैसे इंटरचेंज होते हैं, मैंने उनके टर्म के नाम बताए थे कि किस प्रकार वो चेंज होते हैं। तो मैंने जब भी वीडियो में बता देते कि मैं अगली वीडियो में बताऊँगा कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा, कैसे आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो बिना वक्त जाए कि मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट है इसका टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर में क्या होता है। टेम्परेचर बहुत ही इफेक्ट करता है किसी भी मैटर को चेंज करने के लिए, उसकी जो स्टेट्स है वो उसको चेंज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर का काफ़ी इफेक्ट है। तो अगर आप किसी भी, जैसे मान लीजिए कोई सॉलिड पार्टिकल्स हैं, काफ़ी पास पास हैं ये, तो जब आप इसको एनर्जी देते हो, जब हम इसमें एनर्जी इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो इनके बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं इनके अंदर एनर्जी ऑक्यूपाई हो जाती है, और इतनी ज़्यादा एनर्जी ऑक्यूपाई हो जाती है कि ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज जाती है। यानी ये पार्टिकल मूव करने लगेंगे, यानी जो इनके अंदर पोटेंशियल था मैं उससे ज़्यादा एक एनर्जी और प्रोड्यूस कर देता हूँ जो हीट की फॉर्म में होती है। तो ये इतनी ज़्यादा एनर्जी हो जाती है कि जो स्टेबल पार्टिकल्स हैं ये सबसे पहले क्या होंगे, वाइब्रेट होने लगते हैं अपनी मीन पोजीशन से। तो इतने ज़्यादा वाइब्रेट होते हैं, इतनी ज़्यादा मीन पोजीशन से इतने ज़्यादा वाइब्रेट हो जाते हैं कि ये जो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स और पार्टिकल्स के बीच, उससे भी वो ओवरकम कर जाते हैं। और एक स्टेज ऐसी आती है कि पार्टिकल्स ये टूट जाते हैं। टूटना मतलब ये पार्टिकल दूर दूर चले जाते हैं। तो इसका मतलब जब इस स्टेज से वो इस स्टेज पाएंगे, यानी कि सॉलिड से पार्टिकल वो दूर चले जाते हैं, तो वो थोड़े दूर दूर और पार्टिकल हो जाएंगे। तो इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड। अगर मैं इसमें और एनर्जी प्रोड्यूस करता हूँ तो अपनी मीन पोजीशन से इतने ज़्यादा वाइब्रेट होंगे कि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से और ओवरकम इनका हो जाएगा एनर्जी का। तो इतनी ज़्यादा एनर्जी इनके पास आने पर बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इसमें प्रोड्यूस हो जाती है। तो वही काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये पार्टिकल्स और दूर दूर चले जाते हैं। तो इस वजह से वो किस में बदल जाते हैं, गैस में। लेकिन अगर हम जो इनके बीच पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा जो एनर्जी आ गई है, अगर इसी को हम टेम्परेचर लो कर देते हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बहुत कम हो जाती है, और जो इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं। अगर हम टेम्परेचर कम करें तो ये पार्टिकल्स और पास पास आ जाएंगे, फिर वो लिक्विड में चेंज जाएंगे। फिर अगर मैं और टेम्परेचर कूल डाउन करता हूँ तो ये पार्टिकल और पास पास आ जाएंगे, और फिर ये किस में बदल जाएंगे, आपके सॉलिड में। तो इस प्रकार देखा आपने कि टेम्परेचर के घटने और बढ़ने से क्या क्या फ़र्क आता है। अगर हम मान लीजिए टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज जाता है, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो एग्जाम्पल फॉर जैसे 100 डिग्री सेल्सियस है तो उसमें पानी उबल जाता है। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे पार्टिकल्स वो एक दूसरे से ओवरकम हो जाते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, और वो और दूर दूर चले जाते हैं और भाप बन के उड़ जाते हैं, यानी कि वेपर स्टेट में आ जाते हैं वो। सेकंड, अगर हम बात करें प्रेशर, प्रेशर का काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। अगर मान लीजिए कोई पिस्टन है, पिस्टन आपको पता होना चाहिए जैसे पिचकारी होती है बिल्कुल उसी की तरह होता है कि अगर कोई, जैसे ये पिस्टन आप मान लो, ये एडियाबैटिक्स कंडीशन होती है, यानी कि अंदर की कोई गैस बाहर नहीं जा सकती। मतलब कुल मिला के सॉलिड लिक्विड गैस जो भी चलो होगा वो बाहर नहीं जा सकता इन वॉल्स के थ्रू। तो मान लीजिए जैसे मैं पिचकारी बोला था, पिचकारी का मतलब है कि आपने देखा होगा अगर उसको ओपन करें आप तो कुछ इसी प्रकार की आपको स्ट्रक्चर दिखती है, क्योंकि सारा का सारे जब पानी वो इस नोजल से आता है छोटे से छेद से, तो ये इसी को हम प्रेस करते हैं तो वो सारा का सारा पानी बाहर आता है, वो भी एक रफ्तार से। तो ऐसा तो नहीं कि यहाँ से पानी वो लीक हो जाता हो, ऐसा तो नहीं होता ना। तो यही इसलिए मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ। और ये सेम प्रिंसिपल आपके यूज़ होता है
मैकेनिकल चीज़ें में, जैसे मोटर इंजन हो गया, उसमें भी ये यूज़ होता है कि यहाँ पे धमाका होता है, यानी यहाँ ब्लास्ट होते हैं, और उसी वजह से पिस्टन मूवमेंट करते हैं, और उसी वजह से यहाँ पे जो व्हील्स होता है वो रोटेट करता है, एक एक्सल से जुड़ा होता है वो। तो चलो वो बात को छोड़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं कि पार्टिकल्स। देखिए पार्टिकल्स अगर दूर दूर है तो अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया तो ये नीचे की ओर आएगा, पिस्टन हम इसको दबा रहे हैं, पार्टिकल्स को दबाया जा रहा है, ठीक है, इनके फोर्स ऑफ वो रिपल्शन या अट्रैक्शन के अगेंस्ट। तो जब हम इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं तो गैस स्टेट से एक इसमें चेंज आएगा लिक्विड। तो जैसे इसका एग्जांपल है LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि वो गैस होती है जिसको बिल्कुल ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर प्रोवाइड कर कर उसको क्या किया गया है कि लिक्विड स्टेट में चेंज किया गया है। आप खुद सोचिए, LPG गैस का जो सिलेंडर होता है वो उसमें लिक्विड भरा होता है, और जब आप उसे नोजल को ओपन करते हो तो वो गैस की फॉर्म में बाहर निकलती है। तो इसका क्या मतलब है कि हाईली प्रेशर करके उसको क्या किया गया है कि गैस को लिक्विड में चेंज किया गया है। लिक्विड में चेंज करने का और अच्छा फ़ायदा होता है कि एक तो स्पेस कम घेरते हैं, और ऊपर उसमें क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो मैक्सिमम आ जाते हैं, जबकि गैस में ऐसा नहीं होता है। गैस में पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, इस वजह से लिक्विड स्टेट को यहाँ पे अच्छा माना जाता है। तो जैसे मैंने LPG के साथ एग्जांपल दिया, हाईली प्रेशर ऐड करके तो लिक्विड में बदल दिया, और अगर लिक्विड को अगर मैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा मैं प्रेशर अप्लाई करता हूँ तो लिक्विड से वो किस में चेंज आएगा, सॉलिड में। तो ये यहाँ पे फैक्टर काम करते हैं प्रेशर घटाने या बढ़ाने पर। अगर मान लीजिए अगर मैंने प्रेशर को कम कर दिया तो फिर वो दोबारा सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस। तो यहाँ पे ये फिनोमेना शो होता है। और भी काफ़ी सारे फैक्टर हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 ही लिए हैं, टेम्परेचर और प्रेशर, और यही मेन आपके टॉपिक रहेंगे इस चैप्टर के। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है एवेपोराइजेशन। तो देखिए इसका क्या मतलब है। तो एवेपोरेशन का मतलब यही है कि आपने पहले भी शायद पढ़ रखा होगा। देखिए कोई भी सरफेस है, अगर उस पर लिक्विड पार्टिकल्स क्या करते हैं कि वो सराउंडिंग से एब्जॉर्व करते हैं और अपनी एनर्जी वो लूज कर देते हैं। यानी कि मान लीजिए कुछ भी हो सकता है वो, मान लीजिए एक अगर मैं पॉट की बात करूं, मटके की, तो यहाँ पे आपकी बार सिस्टम, यहाँ पे क्या है, वाटर। तो इसका मतलब क्या है कि जो बाहर जिसके पार्टिकल्स छोटे छोटे जमा होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि मान लो सिंपल ही पानी है, मतलब ये मान लीजिए कि 25 डिग्री सेल्सियस है, तो होता क्या है कि थोड़ा पानी गर्म है। अब आपको पता है कि जो पॉट होता है वो नॉर्मल वाटर को, यानी नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर है, रूम टेम्परेचर वाला वाटर है ये मान लीजिए, तो वो कोल्ड वाटर में चेंज कर देता है। तो यानी कि जो इसकी एनर्जी होती है, जो पार्टिकल्स से बाहर निकल जाते हैं, ये अपनी एनर्जी इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को दे देते हैं, यानी एब्जॉर्व कर लेते हैं, और ये एनर्जी जो है वो बाहर इसे लूज कर देते हैं। इसी वजह से मटके का पानी ठंडा रहता है। यानी इवेपोरेशन, यानी कि आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, एनर्जेटिकल पार्टिकल्स होते हैं, उसको ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स इसको एब्जॉर्ब करते हैं, और जो हमारा सराउंडिंग है, यानी आसपास का जितना भी क्षेत्र होता है, उसमें वो अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं। तो जितना भी यहाँ सिस्टम होता है ये हमारा, ये क्या हो जाता है, हमारा कोल्ड, यानी कि ठंडा, एवेपोरेशन की वजह से। और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। जैसे मान लीजिए एसीटोन हो गया, परफ्यूम वगैरह में डालते हैं वो। अगर आप किसी भी परफ्यूम को, यानी मतलब डिओड्रेंट को अगर आप हाथ में लें तो वो देखा ठंडा ठंडा लगता है आपको। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका रेट ऑफ एवेपोरेशन बहुत ही कम होता है। वो जल्दी ही क्या होता है कि हवा के साथ वो फ्लो हो जाता है, और जिस कारण आपके जो हाथ की जो एनर्जी होती है, यानी आपका हाथ गर्म होता है, और वो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो आपके हाथ की गर्मी को, यानी उस हीट को एब्जॉर्व करते हैं,
और वो सराउंडिंग में इसको छोड़ देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ठंडा लगता है। पेट्रोल भी कुछ इसी प्रकार का एग्जाम्पल है, या थिनर भी आप बोल सकते हो। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं एवेपोरेशन की। देखो एवेपोरेशन को अफेक्ट करने वाले बहुत यहाँ पे फैक्टर हैं, जैसे टेम्परेचर। मान लीजिए टेम्परेचर ज़्यादा हो तो एवेपोरेशन रेट भी ज़्यादा होता है, कम है तो कम होगा। या प्रेशर पे भी डिपेंड करता है और एरिया पे भी डिपेंड करता है। यानी कि अगर आप एरिया किसी चीज़ का बढ़ा देते हो तो उसका रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा होगा, उसके जितने पार्टिकल्स होंगे वेपर बनकर उड़ जाएंगे। कैसे, अगर मान लो आप किसी भी कपड़े को सुखाते हो तो उसको बिल्कुल क्लोज करके नहीं सुखाते, उसे ओपन करते हो, जितना हो सके ओपन आप उतना करते हो ताकि कपड़ा आसानी से सूख जाए, एरिया इंक्रीज करके। और एरिया इंक्रीज करने पे एक और चीज़ है कि मैक्सिमम सरफेस एरिया मिलेगा एयर को ब्लो होने में, और अगर एयर जितनी ज़्यादा होगी यहाँ पे, यानी फ्लो जितनी भी करेगी उतने ही ज़्यादा वो पार्टिकल्स को अपने साथ ले जाएगी। यानी कि जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो वोलेटाइल होते हैं और वो हवा के साथ उड़ जाएंगे, और इससे आपका जो कपड़ा होगा जल्दी सूख जाता है। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, ये भी डिपेंड करती है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो रेट ऑफ एवेपोरेशन कम होगा, अगर ह्यूमिडिटी कम है तो रेट ऑफ एवेपोरेशन जल्दी से हो जाएगा, यानी एकदम से तुरंत ये प्रोसेस तुरंत हो जाएगी। ऐसा क्यों? यानी ह्यूमिडिटी बढ़ाने पे एवेपोरेशन कम, ह्यूमिडिटी घटने पे एवेपोरेशन रेट ज़्यादा, तो ऐसा क्यों है? देखिए ह्यूमिडिटी का मतलब है छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे चारों ओर कंसिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल 4, बारिश के बाद हमें ज़्यादा गर्मी क्यों लगती है? क्योंकि जो हमारे शरीर का पसीना होता है वो सूख नहीं पाता। हमें पता होना चाहिए जो स्वेट्स ग्लैंड्स होती हैं उससे स्वेट्स प्रोड्यूस होता है पसीना, ताकि हमारा शरीर ठंडा हो जाए। और जब पसीना सूखता है हवा के साथ तब भी हमें ठंडा महसूस होता है, तो वो इसी वजह से है। ये भी इसमें एवेपोराइजेशन का फैक्टर लागू होता है। हमारा शरीर इसलिए ठंडा होता है बिल्कुल मटके की तरह, क्योंकि हमारे स्किन की सरफेस पे स्वेट पार्टिकल्स होते हैं। अब क्या करते हैं कि हमारे शरीर की जो हीट एनर्जी है वो उसको बाहर लॉस्ट कर देते हैं, और जिस प्रकार हमें ठंडा ठंडा लगता है। तो मान लीजिए ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो जो हमारा पसीना होता है यानी स्वेट्स होता है वो ड्राई नहीं होता, वो सूखता नहीं है, और जिस वजह से हमें और गर्मी लगती है और हमें पसीना आता है। तो ये भी इसका कारण हो सकता है ह्यूमिडिटी। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो इससे रिलेटेड हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही है, इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं आएगा। और इससे रिलेटेड मैं आपको नोट्स इस वीडियो में आगे दे दूंगा, और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी मैं इस वीडियो में आगे दे दूंगा। धन्यवाद। तो कैसा लगा इस चैप्टर का पार्ट 2 कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।